हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बिंदास और मस्त एंड फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा का वन शॉट रिवीजन, है ना। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वन शॉट रिवीजन जिसमें हम चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उनको जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक्स मुझे चाहिए। 2000 लाइक्स जो है इस वीडियो पे कम से कम चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा, है ना। क्योंकि आपका जो लाइक्स होते हैं ना, आपके जो शेयर्स और आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट्स करता है एक एजुकेटर्स को, और वो मोटिवेट होके आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता है ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे। ठीक, तो जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप कमेंट सेक्शन ही हम लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं डाउट सेक्शन। ठीक, तो फिजिक्स के जितने भी डाउट्स है आप उस डाउट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर लिखिएगा, अपने डाउट्स जरूर क्लियर करिए। क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में क्या होता है बेटा, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, टीचर्स से हम डाउट नहीं पूछ पाते हैं। ठीक, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मतलब एडवांटेज देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ना, तो तुरंत आप जिप डाउट्स लिखेंगे उसके विदिन 1 आवर्स के अंदर ही आपको जवाब मिल जाएगा उसका। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट्स जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं चैप्टर्स अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले टॉपिक की। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। पहला टॉपिक हमारा है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, एसी शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एसी। व्हाट इज द एसी? ठीक, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों को बदलती है ना। तो अगर धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ बदल रही है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो धारा है वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे हम इसको? अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसी धारा जो परिमाण एवं दिशा में समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होती है। आवर्ती रूप का मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वही वैल्यूज वही डायरेक्शंस फिर से क्या होंगे भाई, रिपीट होंगे, रिपीटेशंस आएगा, तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती रूप में परिवर्तित होना। तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, और प्रत्यावर्ती धारा का जो इक्वेशन है, तात्क्षणिक समीकरण है, ये लिखा जाता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो आई क्या हमारा? आई तात्क्षणिक मान है, ये आई जो है हमारा तात्क्षणिक मान है। आई नॉट क्या है यहाँ पे? तो आई नॉट यहाँ पे बता दूं मैं, तो ये शिखर मान है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने नीचे लिख दिया हमने, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई नॉट जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? शिखर मान है। पीक वैल्यू इसको बोला जाता है इंग्लिश में, या मैक्सिमम वैल्यू हम बोल सकते हैं, पीक वैल्यू हुए। और यहाँ पे जो ओमेगा है बेटा, ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। और ये जो ओमेगा टी टर्म्स है बेटा, इस ओमेगा टी टर्म्स को हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं हम इसको? कला बोला जाता है, फेज बोला जाता है इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फेज। ओमेगा टी तो जो पूरा टर्म्स है आपका, ये फेज है। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट का अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, अगर ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करें, है ना, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका ओमेगा ले लो या टी ले लो आप इसको, ये करंट हो गया आपका आई। तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से वेरी करता है आपका, कुछ इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट आपका क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशंस ग्राफ है कि इस तरीके से हम अल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा वो धारा जो समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा क्या होता है? परिवर्तित होता है, और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद धारा फिर से अपनी दिशा और परिमाण को क्या करता है? रिपीट करता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पे लिया गया है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहां पे जो लिया गया है बेटा, एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक, कह रहे कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। ठीक, जैसे ये हमारा ओमेगा हो गया और ये आपका करंट हो गया आई। ठीक, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर आप देखो तो प्रत्यावर्ती धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस पॉइंट पे जाके धारा का मान फिर से क्या हुआ, आपका डिक्रीज हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट तक करंट इंक्रीज हुआ एंड देन यहाँ के बाद करंट क्या होगा आपका डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, तो ये धारा का जो है ये अधिकतम मान है, तो इस अधिकतम मान को ही हम क्या बोलते हैं, इसका शिखर मान। ये प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, तो इस मान को हम क्या बोलेंगे, इसका शिखर मान माइनस का आई नॉट। ठीक, तो इसी के परिणाम ने इसके डेफिनेशंस लिखा यहाँ पे, कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में एक चक्कर, कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान 2 बार अधिकतम होता है। कितनी बार अधिकतम होता है भाई, 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान अथवा धारा का आयाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा आयाम कहते हैं और इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से नहीं, आई नॉट से, इसको हम आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो क्या है, वो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान बोला जाता है। तो आपने देखा होगा प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशंस, आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आई नॉट है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, कह रहे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो वर्ग माध्यमूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चंस अब देखेंगे तो 2015 में आया है, 17 में, 18 में, 19 में और 22 में जो क्वेश्चन आपका है ये रिपीट हुआ है, मतलब इतने सालों से क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है, उसके डेफिनेशन, सॉरी शिखर मान नहीं, वर्ग माध्यमूल मान क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशंस बेटा आपको याद करना पड़ेगा, डेफिनेशंस याद करना पड़ेगा। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, IRMS, RMS वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं, वर्ग माध्यमूल मान को RMS वैल्यू भी बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके एक पूर्ण साइकिल में आई स्क्वायर का जो औसत मान होगा, जो आई स्क्वायर है धारा का, हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और धारा का स्क्वायर करने के बाद जो औसत मान आएगा फिर उसका क्या निकाला जाएगा, उसका वर्गमूल निकाला जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप समझेंगे। तो IRMS दैट इज व्हाट, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, एवरेज के लिए हम बार का यूज करते हैं यहाँ पे, एंड देन फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है औसत मान। तो आई स्क्वायर का औसत मान निकालेंगे एंड देन उसका क्या निकालेंगे बेटा, स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा यहां से करंट का, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, IRMS वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखो सिंपल, इसी से हम, इसके डेफिनेशन से ही हम डेरिवेशंस करते हैं। ठीक, तो IRMS का स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे बेटा, तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये आपका जो आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। आई स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा देखो प्रत्यावर्ती धारा AC क्या होता है भाई, AC होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी।
क्या था, आई इज नॉट साइन ओमेगा टी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, तो हमने कहा इसका एवरेज वैल्यू निकालो। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, है ना। कुल करंट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कुल समय से हम यहां पे डिवाइड कर देंगे, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कुल समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है उसी को हम डिवाइड कर किससे कर देंगे, समय से कर देंगे। तो समय का मान जो है यहां पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dt का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट यूज करेंगे। तो लिमिट कैसे यूज करेंगे, तो एक पूर्ण साइकिल की बात हम यहां पे कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक पूर्ण साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट साइकिल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे जो लिमिट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा 0 से t, और यहां पे भी लिमिट लेंगे हम 0 से t, ठीक। तो लिमिट यहां पे लेंगे। अगर अर्धचक्र के लिए निकालते हैं तो हम लिमिट यूज करते हैं 0 से t/2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, 0 से 2/2, क्योंकि पूर्ण साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने 0 से t का यहां पे इंटीग्रेशन, सॉरी क्या कहते हैं, लिमिट यूज किया है। चलिए बहुत बढ़िया, देखो इंटीग्रेशन 0 से t, अब आई स्क्वायर डी टी, तो इसका स्क्वायर कर देना, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू रख देना यहां से। तो ये जब आपका जगह आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, देखो dt का इंटीग्रेशन अगर हम यहां पे करते हैं बेटा t आ जाएगा, और लिमिट यहां पे रखेंगे 0 से t, लिमिट रखेंगे 0 से t। देखो आई नॉट बाहर आ जाएगा, आई नॉट को ले लो बाहर, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे t माइनस 0, तो t बचेगा, तो इसको भी आप बाहर ले लीजिएगा। देखो यहाँ पे t की जगह t रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे, तो कैपिटल T माइनस 0, तो यहाँ पे कैपिटल T बचेगा, उसको भी आप बाहर ले लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन 0 से t, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का यूज करके। किसका यूज करेंगे यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का यूज करके आप इंटीग्रेट कर देंगे। बट अगर आप बायो स्टूडेंट है और आपको इंटीग्रेशंस नहीं आता है, इंटीग्रेशंस के बारे में कुछ नहीं पता है, कैसे करेंगे, तो याद करिए आप यहाँ पे याद करिए 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा t/2। क्या हो जाएगा, t/2। इसका t/2 इसका एवरेज वैल्यू होता है, ये जरूर याद कर लीजिए, याद कर लेंगे काम बन जाएगा आपका। अगर इंटीग्रेशन आता है तो इसी मेथड का यूज करके आप इंटीग्रेट करोगे। मैथमेटिक्स बच्चों के लिए मैं इंटीग्रेशन छोड़ रहा हूं, आप लोग इंटीग्रेशन करके बताइएगा कि t/2 आ रहा है नहीं आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जगह आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इनटू, अब ये आपका जो इसका इंटीग्रेट वैल्यू जो है वो आपका जो t/2, यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, तो यहां पे बचेगा देखो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम यहां से आई आर एम एस फाइंड आउट करें तो ये जगह बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आई नॉट का स्क्वायर दैट इज आई नॉट, और ये 2 दैट इज √2। तो आई आर एम एस आपका यहां से आ जाता है आई आर एम एस दैट इज आई नॉट बाय √2, क्या जाता है आई नॉट बाय √2, ठीक हो गया। तो ये आरएमएस वैल्यू और शिखर मान में क्या है, एक तरीके से संबंध है, शिखर मान और आरएमएस वैल्यू में क्या है, एक संबंध है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 होता है। चलिए, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे रखा है आपके इसमें क्वेश्चन में, तो कह रहे किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए। धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना, तो वो शिखर मान दे रखा आपका 10√2, शिखर मान दे रखा आपका क्या 10√2। तो दिया है धारा का शिखर मान दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू 10√2 एम्पियर, ठीक, 10√2 एम्पियर। सो नाउ आरएमएस वैल्यू मतलब वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान की बात करेंगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आई नॉट बाय √2,
आई नॉट कितना भाई 10√2, तो 10√2 डिवाइडेड बाय √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से IRMS आपका बचेगा बेटा कितना 10 एम्पियर, कितना जगह 10 एम्पियर। तो करंट का जो RMS वैल्यू है ये RMS वैल्यू आपका यहां पे हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस भी मैंने सिंपल इसलिए कर दिया क्योंकि डायरेक्टली मैंने इसका वैल्यू इंटीग्रेशंस का वैल्यू रख दिया। अगर इंटीग्रेशंस का वैल्यू अगर आप नहीं रखते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कम से कम एक पेज का आपका डेरिवेशन जाके बनता है, ठीक। बट याद कर लीजिएगा इसका वैल्यू, तो आपके लिए डेरिवेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी याद कर लीजिए और क्या कहते हैं बायो वाले बच्चे भी याद कर लीजिएगा। आप लिख दीजिएगा आगे क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t dt इज इक्वल टू t/2, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। 2015 में आया है क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछा वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, वैद्युत अनुनाद क्या है। ठीक, अगर हम वैद्युत अनुनाद की बात करते हैं तो किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधा या प्रतिबाधाओं या प्रवेशत्या या प्रतिबाधा लिखना, ठीक, के मान परस्पर निरस्त हो जाए, के मान परस्पर निरस्त हो जाए, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। तो कह रहे प्रतिबाधाओं के मान अगर निरस्त हो रहे हैं तो प्रतिबाधाओं के मान निरस्त कब होंगे, जब आपका एक्सएल का मान जो है वो किसके बराबर होगा भाई, एक्सी के बराबर होगा। अगर तो एक्सएल और एक्सी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो एक्सएल और एक्सी आपस में क्या जाएगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा। और उस स्थिति में जो एलसीआर परिपथ होगा या एलसी परिपथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि परिपथ हमारे अनुनाद की स्थिति में है। तो इसके लिए कंडीशंस है कि जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का जो प्रतिघात है, सॉरी प्रतिबाधा है, और संधारित्र की जो प्रतिबाधा है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर दोनों का मान आपस में बराबर है तो इसका मतलब परिपथ जो है वो अनुनाद की स्थिति में होगा। और अनुनाद की स्थिति में परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। यहां पे एक लाइन और ऐड कर देता हूं मैं, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, धारा का मान अधिकतम होता है, ठीक है। और थोड़ा सा और इसमें डिस्कशंस करें तो हम इसमें और भी लिख सकते हैं। और अनुनाद की स्थिति में Z जो है वो क्या जाएगा बेटा, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बहुत कर सकते हैं कि XL और XC आपस में क्या भाई इक्वल है, तो XL और XC अगर आपस में इक्वल है तो XL माइनस XC क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये निरस्त हो जाएंगे, तो Z यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, आपका R के बराबर मिलेगा। Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो धारा I0 जो है ये आपका जो V0 बाय Z, और V0 बाई Z, Z किसके बराबर है भाई, R के बराबर है। तो ये परिपथ में धारा का मान भी हो जाएगा, ठीक। नाउ अगर हम बात करते हैं, देखो XL इज इक्वल टू क्या भाई, XC है। XL इज इक्वल टू अगर XC की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि XL XC बराबर है, तो इसका मतलब XL दैट इज ओमेगा L, XC 1/ओमेगा C, ओमेगा का अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√LC, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहां से हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/2π 1/√LC, 1/2π 1/√LC दैट इज द f। इसको हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्या बोला जाता है, अनुनादी आवृत्ति बोला जाता है। f इज इक्वल टू 1/2π√LC। L यहाँ पे प्रेरकत्व है और C जो है वो संधारित्र की धारिता है, ठीक। C क्या है, संधारित्र की धारिता है। क्लियर है? तो इतना हम लिखेंगे डेफिनेशंस और उसके साथ अब ये जो है चीजें एक्सप्लेन यहाँ पे
कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स अनुनाद की स्थिति में, वो आगे हम डिस्कशंस करते हैं। तो क्वेश्चंस 2015 में भी आया है, 2019 में भी क्वेश्चंस आया बेटा। तो क्वेश्चंस आपका जो है इंपॉर्टेंट है, अनुनाद की स्थिति को आप जरूर याद करिएगा। ठीक, नाउ क्या करें, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डेफिनेशंस पीछे लिख चुके हैं। वैद्युत अनुनाद की जो परिभाषा है वो पीछे हम लिख चुके हैं। तो यही पूछा आपसे कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, हम सेम यही डेफिनेशंस यहाँ पे लिखेंगे, यही डेफिनेशंस लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आगे क्वेश्चन में, तो कह रहे श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो कह रहे श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ का मतलब है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक प्रतिरोध है, और ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं भाई, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपको ये ज्ञात करना है कि अनुनाद की स्थिति में इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या होगा। ठीक, तो ये हमारा इंडक्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स हो गए, ये L हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा R हो गया। ठीक, देखो अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, देखो अनुनाद की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो अनुनाद की स्थिति में XL इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज XC। XL और XC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर XL और XC आपस में बराबर हैं तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जब 1 अपॉन LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ LC। ऑलरेडी अभी ड्राइव कर चुके थे हम लोग। ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, तो ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। तो यहां से हम f लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन रूट ऑफ LC, दैट इज व्हाट, क्या ये अनुनादी आवृत्ति है, ये अनुनादी आवृत्ति है। FR इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 1 बाय रूट ऑफ LC। किसको क्या बोलते हैं, इसको अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, इसी को अनुनादी आवृत्ति बोला जाता है। जस्ट डेफिनेशंस लिखेंगे और ये जो है डेरिवेशंस आपका 3-4 लाइन का ये करना है, सिंपल सा डेरिवेशंस है, इतना टफ डेरिवेशंस नहीं है। क्वेश्चंस 2020 में भी 21 और 24 में क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, अनुनाद के अनुनादी परिपथ पे बेस्ड क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है कंडीशंस। कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से B प्रेरक L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े है। इसका मतलब परिपथ आपका LCR परिपथ है और LCR परिपथ का जो वोल्टेज है वो V नॉट साइन ओमेगा टी आपका दिया हुआ है। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर तथा tan phi इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R है, जहां phi धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है बेटा, क्वेश्चन 2018 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम सर्किट बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं एक सर्किट। ये कैपेसिटर है और ये एक प्रतिरोध है। ठीक, और इसके अक्रॉस हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत जो है हमने कनेक्ट कर दिया है और प्रत्यावर्ती स्रोत की जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स का वोल्टेज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टर्स हो गया। इसके क्रॉस वोल्टेज VL, इसके क्रॉस वोल्टेज VC, इसके क्रॉस वोल्टेज VR। और मान लेते हैं इस परिपथ में कुल जो धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी है भाई, I धारा है, इसमें I करंट जो है सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा फेजर डायग्राम। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, फेजर डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ये बन जाएगा हमारा, फेजर डायग्राम बनेगा आपका इस तरीके से। देखो
ये जो वोल्टेज है इंडक्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, प्रेरक के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बेटा, ये धारा को लीड करता है, ठीक, धारा से अग्रगामी होता है π/2 वोल्टेज में। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ये धारा से π/2 पश्चगामी होता है। और जो रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ये जो प्रतिरोध है VR, ये VR जो है ये धारा के दिशा में होंगे, ये समान कला में होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कि मान लो इस डायरेक्शन में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायरेक्शन में हम VR को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट होगा। अच्छा, इससे π/2 90 डिग्री आगे आपका क्या होगा, ये VL होगा, ठीक। और यहां से π/2 पश्चगामी में, π/2 पीछे, नीचे के साइड में आपका क्या होगा, आपका VC होगा। यहां से π/2 पश्चगामी में होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक। अगर हम बात करें तो VL और VC एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, VL और VC एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अगर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज कितना बनेगा, तो VL और VC का रिजल्टेंट वोल्टेज बनेगा इस डायरेक्शन में कितना, दैट इज VL माइनस VC, ठीक। VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, कितना बनेगा, दैट इज V, किस एंगल पे भाई, फाई एंगल पे, किस एंगल पे, फाई एंगल पे। क्योंकि देखो VL माइनस VC और जो VR है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के लंबवत है, तो इसलिए रिजल्टेंट वोल्टेज इस डायरेक्शंस में आपका बनेगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो हमने देखो यहां पे लिखा VL तथा VC का परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज कितना, तो परिणामी वोल्टेज है VL माइनस VC, ठीक। अब VL माइनस VC, VL माइनस VC तथा VR का परिणामी विभव, परिणामी विभव कितना होगा, तो इसका परिणामी विभव हो जाएगा बेटा V बराबर, दैट इज रूट ऑफ, V बराबर रूट ऑफ VL माइनस VC, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ओह सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों रिजल्टेंट है यहाँ पे, देखो ये दोनों रिजल्टेंट है यहाँ पे, ठीक। VL माइनस VC, VL माइनस VC और VR ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के क्या है भाई, लंबवत है। अगर ये एक दूसरे के लंबवत है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा चलो, ओम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कह रहा है आपसे, ओम का नियम का स्टेटमेंट क्या है भाई, तो VR जो है वो किसके बराबर होगा, वो IR के बराबर हो जाएगा। VL जो है वो IXL के बराबर हो जाएगा और VC जो है ये आपका जो IXC। अगर हम यहाँ पे वैल्यू उठा के रिप्लेस कर दे तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, रूट ऑफ दैट इज VL IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर, IR का होल स्क्वायर, ठीक। देखो यहां से हम I कॉमन ले लेते हैं, पूरे इक्वेशंस में से I कॉमन ले लेंगे तो ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका, देखो यहां से, तो V इज इक्वल टू बेटा रूट ऑफ, सॉरी I कॉमन ले लेंगे, I बाहर आ जाएगा रूट से, तो रूट ऑफ क्या बचेगा आपका, ये बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो I इसके डिवाइड में ले लेना, तो V अपॉन I दैट इज Z। Z क्या है यहाँ पे, प्रतिबाधा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I क्या हो जाएगा, विभवांतर अपॉन धारा। विभवांतर अपॉन धारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर जो कुल प्रतिरोध होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। और प्रतिबाधा हमारा क्या है भाई, Z है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, अब ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखिए कि प्रतिबाधा Z बराबर दैट इज V अपॉन I, तो ये आपका जाएगा Z इज इक्वल टू V अपॉन I, तो ये रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। अच्छा एक्स, तो ये हो गया हमारा जेड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, और हमें tan फाई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है भाई? tan फाई। तो अगर हम यहाँ से tan फाई निकालते हैं, देखो ये एंगल आपका फाई है, ये फाई एंगल जो है ये धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर है, धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर है आपका फाई। तो यहाँ से tan फाई निकालेंगे, तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो साइड है आपका, ये साइड किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये साइड आपका VL माइनस VC के इक्वल हो जाएगा, और ये साइड जो है आपका किसके इक्वल है भाई? VR के इक्वल है। तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक। नाउ कलांतर के लिए हम इक्वेशंस अगर हम ड्राइव करते हैं, तो कलांतर tan फाई इज इक्वल टू दैट इज VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई? ओम्स लॉ, VL दैट इज IXL, VC दैट इज IXC डिवाइडेड बाय VR दैट इज IR। देखो ऊपर से I कॉमन ले लो, नीचे से I कॉमन ले लो, I से I कर दो कैंसिल। ठीक। तो ऊपर आपका बचेगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ठीक। और XL को हम लिख सकते हैं बेटा ओमेगा L, और XC को लिखेंगे बेटा 1 अपॉन ओमेगा C और डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारा हो जाएगा tan फाई का फॉर्मूला। tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। दैट इज द फेज डिफरेंस। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, मार्क कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक। और क्वेश्चन देखो कंटिन्यूअसली पूछा भी गया, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, मतलब कंटिन्यूअसली हर साल क्वेश्चन इस टॉपिक पे आया ही आया है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लोह क्रोड का क्या महत्व है? पटलित लोह क्रोड क्यों लगाया जाता है ना? तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। क्या करते हैं हम? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसको कम भी कर सकते हैं, उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम केवल अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को ही हम क्या कर सकते हैं? अप डाउन कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करना है या डीसी करंट को कम करना है, तो डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर कभी भी वर्क नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही काम करता है, दिष्ट धारा के लिए ये काम नहीं करता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। जैसे हमने कहा यहाँ पे ये धारा को कम भी करता है और बढ़ाता भी है, ये विभव को कम करता है और अधिक भी करता है। तो इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चयी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ये V को क्या कर देता है? V को बढ़ाता है, ये है ना, वोल्टेज को बढ़ा देता है। और जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है बेटा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये V को घटाता है, V को कम करता है। ये 220 है तो 220 को 20 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देगा, 5 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देगा। तो ये वोल्टेज को घटाता है। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, कम करता है, घटाता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो देखिए उच्चयी ट्रांसफार्मर की यहां पे हमने डेफिनेशंस लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। इनके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली प्रबल धारा में बदला जाता है, सॉरी निर्बल धारा में बदला जाता है। मींस देखो एक चीज समझो यहां पे, अगर आपका वोल्टेज हाई है, विभव क्या है भाई? अगर विभव उच्च है, ठीक, तो उसमें निम्न धारा होगा, उच्च विभव व निम्न धारा, निम्न
धारा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर देखो उच्च धारा उच्च विभव को क्या करते हैं, निम्न विभव में बदल देते हैं। तो विभव अगर आपका निम्न होगा तो ये आपका निम्न विभव हो जाएगा भाई, और उस केस में आपका उच्च धारा प्रवाहित होगा, निम्न विभव और उच्च धारा। या अगर निम्न धारा और उच्च निम्न विभव और उच्च धारा है तो उसको क्या कर देगा, वो विभव उच्च हो जाएगा और धारा क्या हो जाएगा आपका निम्न हो जाएगा। ठीक, मतलब आपका वोल्टेज सर्किट में इंक्रीज हो रहा है तो करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो वो यही कह रहा है कि इसके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा है ना। तो अगर आपका इसका विभव कम है तो विभव कम है तो धारा का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, प्रबल होगा। को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदला जाता है। तो अगर हम कम विभव को किस में कन्वर्ट कर देंगे, उच्च विभव में, तो प्रबल धारा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, निर्बल धारा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कंफ्यूजिंग वे में याद ना करके आप मोटा मोटा आप इसमें ये याद करिए कि उच्चई ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं उच्चई ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर। तो आप मोटा मोटा इसमें ये याद रखिए कि जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम करता है, वो उस वोल्टेज को घटाता है ना। तो कोई भी ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को रिड्यूस कर, वोल्टेज को कम कर रहा है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अपचयी ट्रांसफार्मर हम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसमें उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल धारा में बदला जाता है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स आप याद करिएगा, उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर के बारे में एक एक लाइन आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसकी रचना की बात करते हैं। अगर हम इसकी रचना की बात करते हैं तो रचना मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसमें, तो कह रहे इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड लैमिनेटेड कोर के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ दी जाती है जिससे ये एक दूसरे से पृथक रहे। तो देखो, जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है, ट्रांसफार्मर की कॉइल जो है वो कच्चे लोहे का होता है, वो सॉफ्ट आयरन का होता है। कच्चे लोहे को इंग्लिश में बोला जाता है सॉफ्ट आयरन। क्या बोला जाता है, सॉफ्ट आयरन, है ना। एक तो ये कच्चे लोहे का बना होता है। क्यों होता है, रीजन समझ लो। तो कच्चे लोहे का सॉफ्ट आयरन का इसलिए होता है क्योंकि ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, और लौह चुंबकीय पदार्थ होने के कारण ये क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ा देता है, इससे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है और चुंबकीय फ्लक्स की जो हानि है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। एक लाइन में आप इसको समझिए। दूसरा, इसकी जो पत्तियां है बेटा ये पटलित क्रोड के रूप में होता है। पटलित क्रोड का मतलब क्या होता है, पटलित क्रोड को अगर हम समझे तो पटलित क्रोड का मतलब होता है, आप समझो इसको ऐसे समझो, देखो ये हाँ, जैसे एक बुक है ये हमारे पास ना, एक बुक है, ये इतनी मोटी सी बुक है ना। अगर आप इसका एक क्रोड बना रहे हो, इतनी मोटी सी क्रोड बना रहे हो, बट ट्रांसफार्मर मोटी सी क्रोड तो होती है, बट मोटी क्रोड बनाई कैसे जाती है, तो उसको बनाने के लिए इतने पतले पतले क्रोडों को क्या, जैसे इसके पन्ने हैं पतले पतले है ना, तो ऐसे पतले पतले क्रोडों को जोड़कर बनाई जाती है। तो जब इतने पतले पतले क्रोडों को जोड़कर एक मोटी सी क्रोड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा पटलित क्रोड। क्या बोलते हैं, पटलित क्रोड। ठीक, तो पतले पतले आप क्या ले लो, फ्रेम ले लो, और पतले पतले फ्रेम लेके उनको आपस में क्या कर दो, वार्निश करके एक लैमिनेट करके उसको जोड़ दो। लैमिनेट करने का मतलब है कि बीच में एक हल्की सी पॉलिथीन की लेयर चढ़ा दो ताकि वो आपस में कांटेक्ट में ना आए, वो आपस में जुड़े ना एक दूसरे से। तो बीच में एक हल्की सी पॉलिथीन की क्या कर दो, लेयर चढ़ा दो ताकि वो एक दूसरे से पृथक रहें। ठीक, तो पटलित क्रोड के रूप में होती है ये पत्तियां, एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ दी जाती हैं जिससे कि ये एक दूसरे से क्या हो जाए भाई, पृथक हो जाए। वार्निश का मतलब होता है आपका इंसुलेशन, इंसुलेटेड होता है, ये इंसुलेटेड क्रोड होता है। ठीक है,
चलिए जैसे ये आपका कंस्ट्रक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अगर आप देखें यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की ये पतली क्रोड है, ये बहुत पतली पतली क्रोड आपके दिख रही होंगी यहाँ पे। ठीक, इस पतली क्रोड के एक भुजा में हम इस साइड में क्या करते हैं, एक कॉइल जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय कुंडली। एक दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, एक और कॉइल जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक, तो दो कुंडलियां होती है इसमें, एक प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीय कुंडली होती है। तो इस एंड पे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक, ये हमारा एक प्राइमरी कॉइल है। ठीक, एक एंड पे हम प्राइमरी कॉइल को बाइंड कर देते हैं और दूसरे एंड पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी जो है क्या है, कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, तो एक एंड पे प्राइमरी कॉइल, दूसरे एंड पे क्या करते हैं हम सेकेंडरी कॉइल्स को बाइंड कर देते हैं। और ये जो फ्रेम है ये किसका बना हुआ है, ये पटलित लोह क्रोड है, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, क्लियर है। लोह क्रोड इसलिए रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन का इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो है जो सरण लीकेज है, मतलब फ्लक्स का जो लीकेज है वो मिनिमम हो जाए, वो कम से कम हो। मतलब 100% जो भी प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो 100% फ्लक्स किस में से पास हो भाई, द्वितीय कुंडली में से पास हो। ठीक, इसीलिए जो है क्रोड जो है वो किसका बनाया जाता है, वो लोहा बनाया जाता है। इसके अंदर एडी करंट कम से कम प्रोड्यूस हो, एडी करंट कम से कम प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए हम किसका क्या बनाते हैं, इसका जो क्रोड है वो पटलित बना देते हैं। पटलित क्रोड का यूज किया जाता है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है। ठीक, अगर हम उच्चई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उच्चई ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम हो गया आपका। देखो, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। और अपचयी ट्रांसफार्मर में अगर हम देखेंगे तो इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ये दोनों का कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है कि एक अगर आपको उच्चई ट्रांसफार्मर बनाना है या अपचयी ट्रांसफार्मर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखते हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रखते हैं। और उच्चई ट्रांसफार्मर के लिए हम द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखते हैं और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रखा जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन बेसिस पे दोनों में क्या भाई डिफरेंस है। ठीक, कभी अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ और आपने इस पे फाइल बनाया होगा तो कभी आपसे पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्शन बेसिस पे प्राइमरी क्या कहते हैं, उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा उच्चई ट्रांसफार्मर है, कौन सा अपचयी ट्रांसफार्मर है, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसमें। फलतः क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम घट जाता है। ठीक, तो पटलित क्रोड बनाने का सबसे मेन जो रीजन है, वो रीजन है कि भंवर धाराओं को कम करना। एडी करंट जो होता है, एडी करंट को रिड्यूस करना। एडी करंट कम प्रोड्यूस होंगे तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस कम होगा, ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में आपका लॉस नहीं होगा। ठीक, तो इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां इस प्रकार पेटी जाती है, फेरी जाती है या पेटी जाती है कि वे एक दूसरे से तथा लोह की क्रोड से पृथक्कृत रहे, जैसे कि चित्र ए में हमने दिखाया है इसको। इसमें एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरे को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो इसमें एक हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। तो एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। किसी को भी प्राइमरी कंसीडर कर सकते हैं, किसी को भी सेकेंडरी कंसीडर कर सकते हैं। आपके कंसीडर करने के बेसिस पे आपका ट्रांसफार्मर डिसाइड होगा कि वो ट्रांसफार्मर आपका उच्चई बनेगा या अवचयी बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूं बेटा नोट जरूर करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। देखो, उच्चई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली प्राथमिक कुंडली होती है तथा पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीय कुंडली होती है, जैसे कि चित्र बी में दिखाया गया है। अपचयी ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत होता है। जो अपचयी ट्रांसफार्मर है, अपचयी ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत होता है। अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, आप एक लाइन के बेसिस पे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेप अप की, उच्चई ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, NS ग्रेटर होता है NP से। सेकेंडरी में फेरों की संख्या जो है वो प्राइमरी से ज्यादा होता है।
अगर हम बात करते हैं अपचयी की, अपचयी ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना, अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, एनएस जो है वो लेस होता है एनपी से, इसमें एनपी ज्यादा होता है, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होता है। ठीक, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करते हैं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ग्रेटर होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो 1 से लेस होता है। तो इसके बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आपका उच्चयी बनेगा या अवचयी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका कंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का महत्व क्या है। ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का महत्व क्या है, पटलित क्रोड क्यों बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो लोहे क्रोड का प्रयोग करने पर दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो जाता है, अर्थात ट्रांसफार्मर के कार्य क्रोड के बराबर चुंबकित तथा विचुंबकित होने से संपन्न होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ कम होती है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर में अनेकों प्रकार से ऊर्जा का क्षय होता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण है। तो पटलित क्रोड क्यों बनाए जाते हैं, तो पटलित क्रोड इसलिए पटलित लौह क्रोड क्यों बनाए जाते हैं, तो पटलित क्रोड बनाने का रीजन है कि भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा की जो हानि है वो बहुत कम हो, और लौह क्रोड बनाने का रीजन है, लोहे का बनाने का रीजन है कि लौह क्रोड मैंने आपको बताया कि आपका क्या कहता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फ्लक्स लीकेज के तौर पर जो ऊर्जा की जो हानि होगी वो ऊर्जा की हानि कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, कितने प्रकार से ऊर्जा की हानि होती है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऊर्जा हानि देखो, एक तांबे में हानि होता है, एक भंवर धाराओं में हानि होता है, एक शैथिल्य हानि होता है, एक फ्लक्स हानि होता है, एक गुंजन हानि होता है। क्या लिखा है हमने, नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूं उसको, गुंजन हानि है ना, नहीं लिखा है तो हमने लिख देता है नीचे। पांचवा जो प्रकार होता है, पांचवा प्रकार जो होता है ये गुंजन हानि होता है। गुंजन हानि क्या होता है भाई, गुंजन हानि। देखो तांबे में हानि, तांबे में हानि तो इसमें हम बात करते हैं जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। देखो तांबा है, मेटल है तो उसका कुछ प्रतिरोध होगा, अगर उसका कुछ प्रतिरोध होगा और उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा, कितना भाई, I²RT। तो तांबे का जो तार है वो गर्म होगा, और तांबे का तार गर्म होने का मतलब है कि वो एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है, और हीट के फॉर्म में जो है आपका एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट भंवर धाराओं में हानि, तो आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट की वजह से उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण उसके जो फ्रेम, उसका जो क्रोड है, उस क्रोड के अंदर क्या होगा, एक भंवर धारा उत्पन्न होती है, और इस भंवर धारा के कारण उसका जो क्रोड है, उसकी जो बॉडी है ट्रांसफार्मर की, वो गर्म हो जाता है, और ट्रांसफार्मर की बॉडी गर्म होने की वजह से वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, और उस हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो आपका लॉस होता है, और इस लॉस को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं भंवर धाराओं में हानि। नेक्स्ट बोलते हैं शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होता है, देखो प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे के क्रोड चुंबकित तथा विचुंबकित होती हैं, चुंबकित तथा विचुंबकित होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। ठीक, तो अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर लोह क्रोड है आपका, है ना, अब इस लोहे क्रोड में लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आधे चक्र में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो लोह क्रोड है वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, खुद को मैग्नेटाइज्ड कर देगा। क्या जगह ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ये चुंबकित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल हमारा है वो भी चुंबकित हो जाएगा, वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। उसके अंदर की जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी है, चुंबकत्व का जो गुण है, वो पूरी तरीके से भाई खत्म हो जाएगा। तो जब ये ऑसिलेट करेगा, देखो तो इसके अंदर क्या होता है, डायपोल्स होते हैं, तो पहले डायपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन करेगा खुद को,
फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो ये एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे नाचता रहेगा। मतलब इसके अंदर जो क्या कहते हैं आपके जो डोमेन्स हैं या जो आपके क्या कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव जो होते हैं, वो चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे नाचते रहेंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। ये नाचते रहेंगे तो नाचने की वजह से क्या होगा भाई, ऊष्मा उत्पन्न होगा, क्योंकि इसका रोटेशन हो रहा है, वो अपने पोजीशंस में वाइब्रेट्स कर रहे हैं। जब वो अपने पोजीशंस में वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या करेगा, एनर्जी हीट के फॉर्म में जो है यहाँ पे भी लॉस होगा। और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी लॉस होता है इसको बोलते हैं शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। ठीक, नेक्स्ट होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज फ्लक्स के रूप में हानि। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता है, अर्थात प्राथमिक में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक फ्लक्स से नहीं गुजरता है, इसके कारण फ्लक्स हानि होती है। मींस प्राइमरी ने जितना फ्लक्स क्रिएट किया है वो 100% फ्लक्स जो है वो द्वितीयक फ्लक्स में से द्वितीयक कुंडली में से पास नहीं होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी का फ्लक्स और सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं है और सेकेंडरी में से कम फ्लक्स अगर पास होगा तो कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा सेकेंडरी में। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डी फाई ओवर डी टी। तो अगर डी फाई ओवर डी टी कम है तो इसका मतलब सेकेंडरी के अंदर जो या सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा उस ईएमएफ का मान भी कम हो जाएगा। और ईएमएफ कम बनेगा तो इसका मतलब सेकेंडरी का जो पावर है EMF इंटू आई, तो पावर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी जो है वो लॉस होगा, और इस एनर्जी लॉस को हम बोलेंगे कि फ्लक्स हानि हुई है। क्या हुई है भाई, फ्लक्स हानि हुई है यहाँ पे। ठीक, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज द गुंजन हानि। गुंजन हानि का मतलब कि साउंड के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। आप कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे, तो जब ट्रांसफार्मर के पास से आप गुजरते हैं तो आपको कुछ साउंड सुनाई आता है, कुछ आवाजें, अजीबोगरीबी आवाजें जो है उस ट्रांसफार्मर से आती हुई सुनाई आता है आपको। तो इसका मतलब है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है भाई, एनर्जी लॉस हो रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं गुंजन हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गुंजन हानि। ओह सर, बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग की बात करते हैं, कार्यविधि की बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर के। ठीक है, देखो कार्यविधि वर्किंग। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे भाई, सिंपल कि प्राइमरी में अगर हम एसी कनेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, इसको हमने किससे कनेक्ट किया भाई, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। और मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, ये ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर हमारा हो गया ये। ठीक, आइडियल है, आदर्श है। तो अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो प्राइमरी में क्या बनेगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और प्राइमरी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस लोह क्रोड के द्वारा ये कहां से पास होगा, ये इस द्वितीय कुंडली से पास हो जाएगा। जब इस द्वितीय कुंडली से इसी का फ्लक्स पास होगा तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। हम मान लेते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर है, और आदर्श ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब प्राइमरी का फ्लक्स और सेकेंडरी का फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, माना ट्रांसफार्मर आदर्श है, इसलिए इसमें लिखना, इसमें ऊर्जा हानि नहीं होगा। ठीक, इसलिए इसमें ऊर्जा हानि जो है वो नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एनर्जी लॉस यहाँ पे A0 है। एनर्जी लॉस इसमें कितना है भाई, A0 है। सुनो,
देखो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखो सेकेंडरी जो कॉइल है ना, जो द्वितीय कुंडली है, इस द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है, और प्राइमरी कॉइल में क्या होगा भाई, एक सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना होगा जिसको हम स्वप्रेरण बोलते हैं। तो स्वप्रेरण के कारण, स्वप्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना, दैट इज ईपी, प्राइमरी कॉइल है ना, तो ईपी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एनपी इंटू डी फाई ओवर डी टी, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे के नियम के अनुसार कि उस प्राथमिक कुंडली के अंदर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो ये आपका जो ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी इंटू डी फाई ओवर dt हो जाएगा। ओहो सर बहुत सुंदर। अच्छा द्वितीय कुंडली में क्या होगा भाई, अन्योन्य प्रेरण। तो द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल दैट इज ES इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाई ओवर डी टी। देखो डी फाई ओवर डी टी दोनों में सेम रखना, डी फाई ओवर डी टी दोनों में सेम रखना, क्योंकि यहां पे हमने कंसीडर किया है कि ट्रांसफार्मर हमारा आदर्श है, फ्लक्स लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राइमरी में जितना भी फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो पूरा का पूरा फ्लक्स किस में से पास हो रहा है भाई, सेकेंडरी में से पास हो रहा है। किस में पास हो रहा है, सेकेंडरी में से पास हो रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि दोनों का फ्लक्स रेट जो है वो सेम है, डी फाई ओवर डी टी दोनों में क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे हम लिखेंगे ES अपॉन EP इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस NS डी फाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय माइनस NP डी फाई ओवर डी टी। देखो डी फाई ओवर डी टी से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो NS अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आपका, NP हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा रिलेशंस आ जाएगा आपका, इसको बोलते हैं R ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दैट इज NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। देखो क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कैसा है भाई, आदर्श है। ट्रांसफार्मर अगर आदर्श है तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए अगर हम बात करते हैं तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए आपका आउटपुट पावर, ऐसे लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, निर्गत शक्ति बराबर होगा निवेशी शक्ति। जितना आप पावर इनपुट में दोगे उतना ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगा। इनपुट पावर आउटपुट पावर आपका क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो निर्गत शक्ति कितना होगा, तो निर्गत शक्ति आपका PO और निवेशी PI। निर्गत में मतलब आउटपुट में कौन है, सेकेंडरी है, और इनपुट में कौन है, प्राइमरी है। तो आउटपुट मतलब सेकेंडरी का पावर, तो सेकेंडरी का पावर ES इंटू क्या जाएगा बेटा आपका IS। इनपुट मतलब प्राइमरी का पावर क्या जाएगा भाई, EP इंटू IP। तो यहां से अगर हम ES अपॉन EP लिखते हैं तो ये आप लिखेंगे IP अपॉन IS। सो आप यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू दैट इज IP अपॉन IS, दैट इज द R। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस रेशियो ट्रांसफार्मर का। तो यही इसका क्या है भाई, वर्किंग है। बाकी यहाँ पे एक टर्म्स और डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का, दैट इज एफिशिएंसी, निर्गत पावर
और निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात होता है। यस तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। विशिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ है, जिनके कारण अब आमतौर पर प्रत्यावर्ती धारा ही उपयोग की जाती है। क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो 2014 में, 20 में और 2022 में जो है क्वेश्चंस आपका आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस बेटा 5 नंबर का है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है और लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स याद जरूर करिएगा बेटा, है ना, सारे पॉइंट्स याद जरूर करिएगा आप लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मींस डायनेमो भी हम इसको बोलते हैं, देशी भाषा में जो है इसको डायनेमो भी बोला जाता है। ठीक है, तो डायनेमो का काम क्या होता है तो देखो सबसे पहले जो सॉरी, ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया पर आधारित है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो अगर 1 नंबर में सिद्धांत पूछा जाता है तो ये आप सिद्धांत में लिख सकते हैं इसको, कि जनित्र जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक हो गया, चलिए बात करते हैं आगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो में किया गया है। यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो तथा दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनेमो का उपयोग होता है। ठीक है, तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जो जनित्र है, जो आपका जनरेटर है, ये एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो जनित्र करता है, वो जनरेटर करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कितने प्रकार के डायनेमो हैं, तो हमारे पास 2 प्रकार के डायनेमो हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है और एक दिष्ट धारा डायनेमो है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो एक एसी करंट जनरेट करता है और डीसी डायनेमो जो है वो डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस होता है, बाकी प्रिंसिपल आपका सेम रहता है ना। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर है, तो ये आप याद करेंगे जनित्र के बारे में। इतना अगर आप लिखेंगे तो 3 से 4 लाइन आप बोर्ड एग्जाम में जरूर इसके बारे में लिख कर आएंगे। तो सिद्धांत ऑलरेडी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं सिद्धांत। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है अर्थात यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है, वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है ना। तो जो भी आप कार्य करेंगे उस कुंडली को घुमाने में, जो भी आप यांत्रिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होता है भाई, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर आप एक कुंडली को तेजी से घुमाते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। जब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली के अंदर क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो अगर आपका सिद्धांत पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस एक लाइन का आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रचना विधि, है ना। तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग है ये आपका क्षेत्र चुंबक है। ठीक, एक बार आप इसका डायग्राम समझ लेते हैं सबसे पहले जनरेटर का, फिर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देखो ये है जनरेटर, ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये डायग्राम किसका है भाई, ये जनरेटर का डायग्राम है।
किसका है? जनरेटर का। तो यहां पे एक क्षेत्र चुंबक होता है नॉर्थ और इसका चुंबक का साउथ भाग है, ठीक। तो एक क्षेत्र चुंबक, तो इस क्षेत्र चुंबक का काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का जो काम है वो ये क्षेत्र चुंबक करता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होता है, परमानेंट मैग्नेट्स होता है ना। ये कौन सा मैग्नेट होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। तो परमानेंट मैग्नेट का काम होता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना नॉर्थ से किसके डायरेक्शन में भाई? साउथ के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किसके डायरेक्शन बनता है? साउथ के डायरेक्शन में बनता है, ठीक। इस क्षेत्र चुंबक के अंदर एक हमारे पास क्या है? एक लूप है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर लूप है ABCD। इस लूप को हमने कनेक्ट किया दो सर्पी वलय के साथ और सर्पी वलय को हमने यहां पे कनेक्ट किया ब्रश के साथ। ये जो आपका दिख रहा है ये बेसिकली क्या है? ये ब्रश है। ये आपका क्या है? ये ब्रश। ये मेटल का होता है या कार्बन का होता है? ये कार्बन ब्रशेस होते हैं। और ये दो सर्पी वलय होते हैं, स्लिप रिंग्स होते हैं। ये स्लिप रिंग्स क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली इस कॉइल के अंदर जो भी EMF जनरेट होता है उस EMF को इस सर्पी वलय के द्वारा, इस ब्रश के द्वारा ये कहां भेज देते हैं? हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में भेज दिया जाता है। तो ये हमारा ब्रशेस है, आप इसको नेम दे सकते हैं, दैट इज ब्रश, है ना। ये ब्रूश है, ब्रूश, ठीक। एक्स और वाई आपके ब्रूश है। सर्पी वलय जो है आपका, ये आपका R1 सर्पी वलय है, ये आपका R2 सर्पी वलय है। तो जब हम क्या करते हैं, इस कुंडली को यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाते हैं, तेजी से घुमाते हैं। जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसको तेजी से घुमाया जाता है तो इस कुंडली के अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसकी वजह से, क्योंकि हमारा ये पूरा सर्किट क्लोज्ड है, तो इसलिए इस पूरे परिपथ में क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है और इस धारा को इस सर्पी वलय रिंग और ये यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में एक बार जल्दी से, ठीक। तो पहला आपका पार्ट है आपका क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव N से S की ओर जाती है या होती है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किसकी तरफ जाती है? साउथ की तरफ जाती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आर्मेचर, नेक्स्ट आपका है आर्मेचर। आर्मेचर की बात करेंगे तो चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तांबे के तारों की कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ये जो आपका ABCD कुंडली है, ये वाली जो कुंडली है, इस कुंडली को क्या बोलेंगे हम? आर्मेचर कुंडली बोलेंगे। ये आर्मेचर कुंडली है ABCD। ये एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है, ठीक। ABCD होती है जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली कई फेरों की होती है। ये जो कुंडली है ये कई फेरों की होती है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल्स टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तथा ध्रुवों के बीच में 36 अक्षर तल में टरबाइन से घुमाई जाती है। तो जैसे आपने देखोगा जो बड़े बड़े जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, तो क्या करते हैं? ऊपर से पानी गिराते हैं। ऊपर से पानी किसके ऊपर गिरता है? टरबाइन के ऊपर। और टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है तो टरबाइन की जो ब्लेड होती है वो घूमती है और उसको हम कनेक्ट किससे कर देते हैं? फिर इस जनरेटर से कर देते हैं। तो जैसे जैसे टरबाइन घूमती है तो उसके साथ साथ इस आर्मेचर कॉइल को भी इसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा जाता है? घुमाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड है, दैट इज सर्पी वलय तथा ब्रूश। ये जो आपके सर्पी वलय और ब्रूश की हम बात कर रहे हैं, ठीक। क्या है इसका फंक्शन, क्या है वो समझ लेते हैं जल्दी से। तो कह रहे कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबों के छल्लों से होता है जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। तो ये दो सर्पी वलय आपके यहाँ पे हैं, ये एक सर्पी वलय है, ये वाला एक सर्पी वलय है, ये एक सर्पी वलय ये है। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे जैसे कुंडली यहाँ पे घूमती है तो कुंडली के साथ साथ ये भी अपनी ही अक्ष पे क्या करते हैं? ये घूमते रहते हैं, ठीक हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं ब्रश की, किसकी बात करते हैं? ब्रश की, ठीक। तो यहाँ पे दो मेटल के, यहाँ पे ये दो मेटल के क्या लगे होते हैं? पत्तियां लगी होती है मेटल के या कार्बन के दो पत्तियां लगी होती है, इनको हम बोलते हैं ब्रश, है ना। इस ब्रश का काम क्या होता है? इस ब्रश का काम होता है कि इस रिंग में जितना भी करंट आ रहा है उस करंट को
इस बल्ब में पास करना। तो कंटिन्यूअसली जो करंट पास होता है एक्सटर्नल सर्किट में, बाह्य परिपथ में, तो वो इस ब्रश के द्वारा होता है। तो ब्रश का काम है कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल सर्किट में करंट को फ्लो कराना। ठीक, ये ब्रश का काम होता है। चलिए क्रिया विधि की बात करते हैं, कैसे कार्य करता है, कैसे ये कार्य करता है। तो यहां पे यही समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको डायग्राम में समझा देता हूं। देखो क्या है कि ये हमारा मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये नॉर्थ से किसकी तरफ बनेगा भाई, साउथ की तरफ बनेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इस कॉइल को हम घुमाएंगे ना, जब कॉइल को इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करेगा, घुमाया जाएगा, यहां पे इसको टर्न किया जाएगा। क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको टर्न करेंगे तो क्योंकि एंगल चेंज होगा। देखो अब अगर हम बात करते हैं फ्लक्स की, किसकी बात करते हैं हम, फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स पाई इज इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो अगर हम यहां से इस एंगल थीटा को चेंज करते हैं, ये एंगल थीटा अगर कंटिन्यूअसली अगर चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में फ्लक्स का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और फ्लक्स का मान अगर परिवर्तित होगा तो फैराडे ने बताया कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो माइनस डी फाई ओवर डी टी के बराबर होगा। अगर यहां पे आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है क्या करता है, उस कुंडली के अंदर क्या करेगा, एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, एक विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा। तो जब हम यहाँ पे इस कुंडली को घुमाते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो क्या होता है बेटा, कोण चेंज होता है, थीटा का मान चेंज होता है। और थीटा का मान चेंज होने की वजह से जो आपका फ्लक्स है, इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इस कुंडली के सिरों के बीच में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर परिपथ बंद है तो उस विद्युत वाहक बल के कारण इस संपूर्ण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होता है, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सी धारा प्रवाहित होती है भाई, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ये इसका वर्किंग है। इतना अगर आप समझ लिया तो आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में जो है पेपर में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। तो क्रिया विधि जब हम समझते हैं तो क्या कह रहा है कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली से होकर जाने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, क्योंकि जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या होगा, धारा परिवर्तित होगा। तो मान लो कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है और किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक, और भुजा CD नीचे की ओर जा रही है, तो फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम अनुसार इस भुजा में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो चित्र में दिखाई गई है। ठीक, अतः धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है, अर्थात यह ब्रुश धन ध्रुव है, तथा ब्रुश बाई पर वापस आ रही है, अर्थात यह ब्रुश ऋण ध्रुव है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, ये कुंडली है। इस कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो ये कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ये ऐसे रखा हुआ ऐसे घूम रही है ना। देखो कैसे घूम रही है, तो ये घूमेगी भाई इस तरीके से। ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, अगर फोन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखा देता मैं, ऐसे है ना, ये ऐसे रखी हुई है आपकी कुंडली, ये ABCD, ठीक, ये चार भुजा हो गए। इसको ऐसे घुमा रहे हैं हम, दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, है ना, इस तरीके से हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं हम इसको, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो AB भुजा कहाँ जाएगा भाई, ऊपर की तरफ, CD भुजा कहाँ जाएगा भाई, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो नीचे की तरफ जाएगा तो AB सब भुजा पे जो करंट उत्पन्न होगा, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये एक भुजा है आपका ABCD, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये वाली भुजा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाली भुजा जा रहा है नीचे की तरफ, ये ऐसे घूम रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसे घूम रहा है। तो इस वाली भुजा में धारा किस दिशा में प्रवाहित होगा, तो AB में अगर हम धारा की बात करते हैं तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे।
तो फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग, है ना, ये फ्लेमिंग्स का दाएं हाथ का नियम है, FBI मोशन, करंट इंड्यूस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है भाई, ठीक, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी साइड है, ये कहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, तो करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगा, तो फिंगर्स देखो, ये वाली जो फिंगर है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो इस वाली भुजा में करंट की जो दिशा है वो A से B की तरफ होगा, और इस वाली भुजा में करंट की जो दिशा है वो C से D की तरफ होगा। जैसे ये हाफ रोटेशंस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे जो भुजा धारा है वो A से किसकी तरफ जा रहा है भाई, B की तरफ जा रहा है, यहाँ पे धारा जो है वो C से D की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आधा रोटेशंस कंप्लीट होगा, आधा चक्र पूरा हो जाएगा, जैसे ही आधा चक्र पूरा हो जाएगा तो कुंडली आ जाएगा इस अवस्था में, कुंडली आपका इस अवस्था में आ जाएगा, ये आपका जाएगा C का ऊपर है ना, हाँ देखो यहाँ पे CD आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा AB, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अगेन ये वाली जो भुजा ये बाहर की तरफ आएगा, ये वाली भुजा ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये वाली भुजा बाहर की तरफ, ये वाली भुजा कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो अगेन इस वाली भुजा में धारा कहाँ आएगा भाई, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से धारा जाएगा D से C की तरफ, और इस वाली भुजा में धारा ऐसे प्रवाहित होगा ना, तो धारा इस वाली भुजा में, AB वाली भुजा में धारा की जो दिशा है वो B से किसकी तरफ जाएगा, A की तरफ जाएगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशंस धारा की दिशा जाएगा D से C, और इसमें जाएगा धारा B से A, ठीक, पहले केस में धारा A से B और C से D जा रहा था, अब आफ्टर हाफ रोटेशंस धारा क्या जाएगा भाई, D से C जाएगा और B से A जाएगा। इसका मतलब हाफ रोटेशंस के बाद धारा की जो दिशा है बेटा वो बदल जाएगा, धारा की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हमने नेक्स्ट पेज में लिखा है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया है। तो जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। पहले AB ऊपर जा रहा था, CD नीचे जा रहा था, अब AB नीचे जाएगा और CD कहां जाएगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा। अब धारा ब्रुश Y से बाहर निकल जाएगी और ब्रुश X पर वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्र के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। तो कह रहे हैं हर एक हाफ रोटेशंस के बाद, आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा जो है वो क्या होगी, बदल जाएगी। तो अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में धारा की जो दिशा है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। मतलब हर आधे चक्र के बाद धारा की जो दिशा है वो बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इसका वर्किंग। अगर हम बात करते हैं इसके थियरी के सिद्धांत, है ना, तो इसकी थियरी की बात करते हैं, तो यहां पे मान लेते हैं, माना n कुल फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या कुंडली में n जो है वो कुल फेरों की संख्या है। b मान लेते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और a हम मान लेते हैं कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक, कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक। और ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा कुंडली का कोणीय वेग, कोणीय वेग मान लेते हैं। कुंडली अपने ही अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है भाई, घूम रहा है। अगर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है अपनी अक्ष पर, तो t समय में कितना विस्थापन होगा, तो कुंडली का t समय में कोणीय विस्थापन, अगर हम इसका कोणीय विस्थापन की बात करते हैं तो इसका कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू जो ओमेगा इंटू टी, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो किसी क्षण
कुंडली से बद्ध, कुंडली से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा चुंबकीय फ्लक्स? तो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक। तो थीटा का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देंगे, थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। देखो अब यहां पे जो फ्लक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते बेटा तो ये जो डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू दैट इज डी ओवर डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। देखो बी इंटू ए तो कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं और ये आपका जाएगा डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। ओके, बहुत बढ़िया। देखो कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशंस करते हैं, कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशंस करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो ये डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस का साइन, क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो आप याद रखिए, अगर आप बायो स्टूडेंट है तो आप याद रखिएगा कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये आपका जो माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी दैट इज दी डी फाई ओवर डी टी। तो जो आपका क्या कहते हैं जनरेटर है, जनरेटर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ? तो अतः कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ मींस विद्युत वाहक बल। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ? तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। ये फैराडे का नियम है। किसका नियम है भाई? ये फैराडे का नियम है, ठीक। ये फैराडे का नियम है, माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। तो माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी की अगर हम बात करते हैं, डी फाई ओवर डी टी की अगर हम बात करते हैं तो डी फाई ओवर डी टी कितना है यहाँ पे? दैट इज माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी दैट इज द ईएमएफ ई, दैट इज द ईएमएफ ई। अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम है, अगर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके इसमें ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा भाई? मैक्सिमम होगा, ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा, है ना। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ई नॉट है, इसको हम शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है शिखर मान, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ई नॉट आपका आ जाएगा, ई नॉट दैट इज एन बी ए ओमेगा। तो ये विभव का जो है सॉरी ईएमएफ का जो है ये शिखर मान हो जाएगा। ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा एसी ईएमएफ हो गया, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया। क्या हो गया भाई? अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया, ठीक। अगर हम धारा की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा आ जाएगा बेटा I इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर हो जाएगा भाई, ई एम एफ अपॉन आर। तो ई एम एफ आपका यहाँ पे है ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से ई नॉट बाई आर को हम लिख देंगे बेटा आई नॉट। तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट I। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चूंकि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय, ठीक। तो ये इसका थियरी हो जाएगा जनरेटर का, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखते हैं, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। क्विक रिवीजन कौन कौन से फॉर्मूलाज है चैप्टर्स के अंदर वो देख लेते हैं। तो क्विक रिव्यू में अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट आपका है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के बलता ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही कुंडली में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ का इक्वेशन होगा, अभी हमने ड्राइव किया है, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी या E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे E नॉट का जो वैल्यू है दैट इज NBA ओमेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो अधिकतम मान है, तो E नॉट आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा एक अर्धचक्र के लिए इसका औसत मान कितना होता है, तो इसका औसत मान होता है 0.637 I नॉट या 2 I नॉट अपॉन पाई। सेम एज इट इज V नॉट का वैल्यू भी होता है Vm दैट इज 2 V नॉट बाय पाई अर्धचक्र के लिए। कौन से चक्र के लिए? अर्धचक्र के लिए। और पूर्ण चक्र के लिए औसत मान होता है, और पूर्ण चक्र के लिए अगर हम औसत मान की बात करते हैं तो 0 होता है। पूर्ण चक्र का औसत मान आई एवरेज जो है बेटा आपका 0 होता है, ठीक हो गया। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्यमूल मान, तो वर्गमाध्यमूल मान होता है IRMS दैट इज I नॉट बाई √2। जो जब भी किसी अमीटर का करंट दे रखा होगा या मीटर से कितना करंट हमने नापा है, किसी सोर्स का या किसी सर्किट का करंट अगर आप गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें समझ जाइएगा वो हमेशा आरएमएस वैल्यू गिवन होता है, ठीक। अरे बस समझिए, अमीटर हमेशा कौन सा करंट मेजर करता है? करंट का आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। अगर किसी परिपथ में 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो आप समझ जाइएगा 2 एम्पियर क्या है भाई, उसका आरएमएस वैल्यू है। तो हमेशा आरएमएस वैल्यू गिवन होता है आपके पास, ठीक। नेक्स्ट, केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज V अपॉन I। जहां पे V तथा I समान कला में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि R सर्किट में V और I जो है वो समान कला में होते हैं, ठीक हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये तो सेम हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं, क्योंकि इसका भी कला देखो ओमेगा टी है, इसका भी कला क्या है भाई, ओमेगा टी है, तो दोनों समान कला में, मतलब फेज डिफरेंस आपका 0 है। फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवल शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है आपका V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है ये होता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, अर्थात प्रत्यावर्ती विभव V धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेरकत्व होता है, इस प्रेरकत्व में वोल्टेज जो है वो धारा से पाई बाय 2 कला में क्या होते हैं? अग्रगामी होते हैं, ठीक। और प्रेरकत्व के लिए अगर बात करते हैं प्रेरकीय प्रतिघात की हम बात करते हैं, एक्सेल क्या है यहाँ पे? एक्सेल है बेटा प्रेरकीय प्रतिघात, ये प्रेरकीय प्रतिघात है। तो प्रेरकीय प्रतिघात होता है V नॉट बाई I नॉट या दैट इज ओमेगा अपॉन L, या हम लिख सकते हैं 2 पाई FL, जहां पे XL जो है वो प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात हम इसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं केवल शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अगर केवल R परिपथ है हमारा पास, सॉरी C परिपथ है, तो C परिपथ में वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फेज जो है वो माइनस पाई बाय 2 है, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ये मिसप्रिंट है, ये प्लस होगा, प्लस पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे विभवांतर जो V है वो प्रत्यावर्ती धारा से कला में पाई बाय 2 पश्चगामी होता है। क्या होता है भाई? पश्चगामी होता है। यहाँ पे वोल्टेज लैग बिहाइंड होता है और करंट जो है वो लीड करता है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संधारित्र का धारितीय प्रतिघात, तो धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला होता है XC दैट इज V नॉट बाई I नॉट इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला आ गया, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं हम इस फॉर्मूले को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
देखो एलआर परिपथ में, जो हमारा एलआर परिपथ है, एलआर परिपथ में परिणामी वोल्ट था V इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, और यहाँ पे V अपॉन आई दैट इज दी जेड, और जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेड परिपथ की प्रतिबाधा है, और यहाँ पे अगर हम धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, कलांतर, तो इसका कलांतर होगा tan phi इज इक्वल टू दैट इज वी एल बाई वी आर, और ये एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा बेटा, एक्सएल दैट इज ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई एफ एल अपॉन आर। तो इसमें से हम कोई भी फॉर्मूला जो है tan phi निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। पावर फैक्टर्स अगर निकालेंगे सर्किट का cos phi, तो cos phi इज इक्वल टू होगा बेटा आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड, तो आर अपॉन जेड हो जाएगा बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसी परिपथ में, तो एलसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज आपका होता है VL माइनस VC या VC माइनस VL, ये VL होगा, सॉरी VC होगा। ठीक, VL माइनस VC या VC माइनस VL, जिसका वोल्टेज ज्यादा हो इसमें से कम वाले वोल्टेज को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक, परिपथ की प्रतिबाधा की अगर हम बात करते हैं तो Z इज इक्वल टू V अपॉन आई दैट इज XL माइनस XC, और यहाँ पे फाई जो है वो प्लस माइनस में 90 डिग्री होगा, प्लस माइनस 90 डिग्री। कोई भी इसमें लीड कर सकता है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो लीड करेगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो लेग बिहाइंड होगा। नेक्स्ट एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में परिणामी वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये परिणामी वोल्टेज का इक्वेशन है। ठीक, परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू V अपॉन आई दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और tan phi इज इक्वल टू यहाँ पे है VL माइनस VC डिवाइड बाय VR दैट इज XL माइनस XC डिवाइड बाय R, मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसमें से कम वाले के वैल्यू को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक, नाउ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय दैट इज सॉरी P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, और जहाँ पे cos phi हमारे क्या शक्ति गुणांक है, और ये होता है हमारा R अपॉन जेड होता है। cos phi क्या हमारा, cos phi है शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक होता है हमारा R अपॉन जेड होता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आपका XL जो है वो XC के बराबर होगा, और अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है बेटा F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई रूट LC, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। कौन सा फ्रीक्वेंसी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और अनुनाद की स्थिति में अगर हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिखा है क्या, अनुनाद की स्थिति में Z किसके इक्वल होता है बेटा, Z R के बराबर होता है, VL जो है वो VC के बराबर होता है। ठीक, फाई जो है वो आपका 0 डिग्री होता है, सॉरी फाई जो है 0 डिग्री होता है। ठीक, cos फाई का वैल्यू पावर फैक्टर आपका 1 होता है, cos फाई आपका कितना होता है भाई, 1 होता है, पावर फैक्टर आपका 1 होता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा अनुनाद की स्थिति के लिए। सारे पॉइंट्स अगर कोई भी कंडीशंस दे रखा है एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, अनुनाद की स्थिति का ही यूज करना है, अनुनाद की कंडीशंस का ही आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात R इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू VS अपॉन BP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये केवल कब यूज करेंगे, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यूज करेंगे। अगर रियल ट्रांसफार्मर है तो ये कंडीशंस हम यूज, ये वाला कंडीशंस यूज नहीं करेंगे, इसके अलावा सारे कंडीशंस यूज करेंगे, बट इसको नहीं यूज करेंगे हम केवल। ठीक, तो उस केस में हम यहाँ पे एक टर्म्स डिफाइन करते हैं ईटा, दैट इज दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता डिफाइन करते हैं। दक्षता ईटा बराबर होता है सॉरी निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुणा 100। ठीक, ईटा बराबर निर्गत शक्ति डिवाइड बाय निवेशी शक्ति गुणा 100। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये रियल ट्रांसफार्मर के लिए यूज करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर क्या है रियल दे रखा है तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स में है, पहला क्वेश्चन आपका है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यमूल मान 100 √2 वोल्ट है।
ज्ञात कीजिए। कितना है 100√2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, है ना। आपको एवरेज वैल्यू निकालना है और आपको जो है शिखर मान निकालना है। तो Vrms दे रखा है आपके पास, तो Vrms दैट इज 100√2 वोल्ट, Vrms 100√2 दे रखा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अगर हम इसके शिखर मान की बात करते हैं तो शिखर मान क्या हो जाएगा इसका, तो शिखर मान हो जाएगा V0 दैट इज Vrms इंटू √2। Vrms की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V0 निकल के आ जाएगा आपका, तो 100√2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 200 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 200 वोल्ट हो जाए, सॉरी V0। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो वोल्टेज का शिखर मान होगा वो जगह पर 200 वोल्ट हो जाएगा, 200 वोल्ट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट का आंसर है कि पूरे चक्र के लिए V का जो एवरेज वैल्यू है, V एवरेज ये 0 होता है। मतलब पूरे चक्र के लिए विभवांतर और धारा दोनों का औसत मान जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक हो गया, क्लियर है। अभी क्विक रिव्यू में भी हम लोगों ने ये पॉइंट्स डिस्कस किया था। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। देखो सेकंड क्वेश्चन है, 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z और परिपथ में धारा I तथा औसत शक्ति के मान ज्ञात कीजिए। औसत शक्ति के मान ज्ञात कीजिए। 2019 और 2024 में जो क्वेश्चन है आपका वो रिपीट हुआ है। देखो एक प्रेरक है जिसका प्रतिरोध भी है, एक प्रेरक है जिसके पास क्या कुछ प्रतिरोध भी है। कितना प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 ओम। R कितना है भाई, 1 ओम है, ठीक। L का वैल्यू दे रखा है, प्रेरकत्व L बराबर 0.01 हेनरी। कितना है, L जो है आपका 0.01 हेनरी है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो R इज इक्वल टू 1 ओम, प्रेरकत्व L इज इक्वल टू 0.01 हेनरी दे रखा है, ठीक। प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू कितना भाई, 200 वोल्ट। वैसे ये RMS वैल्यू है, आप चाहो तो RMS से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या V से रिप्रेजेंट कर लो डायरेक्टली, ठीक। आवृत्ति आपका दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आवृत्ति दे रखा है क्वेश्चन में, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू कितना भाई, 50 हर्ट्ज। कितना, 50 हर्ट्ज। तो परिपथ की प्रतिबाधा XL आपको निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं प्रतिबाधा XL। तो XL इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, ओमेगा L, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 पाई 3.14 गुणे F कितना भाई 50, और यह जगह 0.01 इसका L का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। देखो 50 की 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 100 हो जाएगा। कितना जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 की इससे गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 100 की इससे गुणा कर देंगे 0.01 से कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा आपका। 1 के हम 3.14 से गुणा करेंगे तो 3.14 ही आएगा XL का वैल्यू। तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.14, ठीक। सेकंड आपसे पूछा है परिपथ की प्रतिघात आपको निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिघात। तो प्रतिघात XC दैट इज इक्वल टू, सॉरी XC करो, प्रतिघात Z, प्रतिघात क्या था, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो R स्क्वायर देखो कितना, तो R स्क्वायर आपका R1, ठीक, और ये हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा यहाँ से 1 प्लस 3.14 हो जाएगा आपका 9.9 के करीब होता है, है ना। पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू करीब 9.9 होता है, ठीक। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये करीब हो जाएगा आपका Z बराबर रूट ऑफ 10.9, कितना जाएगा, 10.9, 10.9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालेंगे, 10.9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 10.9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3 प्लस, तो 3 1.9 बटा 3 दूना 6 और 1 7, इससे काट कर देंगे इसको, तो 7 दूना 14, ऐसे लगेगा कितना 5, तो ये जगह 50 77 3.47,
ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट है 3.47 ओम। तो जेड का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 3.47 ओम। ठीक, जेड आ गया। आपसे पूछा परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो थर्ड केस में धारा हम निकालेंगे परिपथ में, तो धारा I इज इक्वल टू ये जो V अपॉन जेड, V अपॉन जेड, तो V आपका है 200 और जेड का वैल्यू 3.47। ठीक, अगर हम इसे भाग करते हैं इसको तो ये 60 कितना आएगा, 1 मिनट में टाइम बचा लेते थोड़ा सा अपना, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके, डिवाइडेड बाय 3.47, तो ये 57.6 एम्पियर आ जाएगा। मतलब उस परिपथ में जो धारा का मान है वो 57.6 एम्पियर है। ठीक, और नेक्स्ट आपसे लास्ट पूछा औसत शक्ति, तो फोर्थ केस में अगर हम औसत शक्ति निकालेंगे, औसत शक्ति, देखो औसत शक्ति, तो ये आपका जब P एवरेज दैट इज V RMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक, तो एक्चुअल में ये V RMS दे रखा है, ये आपका यहाँ पे लिख लो इसको, ये V RMS दे रखा है आपका मेजर्ड वैल्यू है, ये करंट भी आपका RMS वैल्यू दे रखा है, ये RMS वैल्यू है। ठीक, ये RMS है। ठीक, तो V RMS आपका हो गया 200, V RMS हो गया 200, IRMS हो गया आपका कितना 57.6 इंटू कॉस फाई, आपका R अपॉन जेड होता है, कॉस फाई क्या होता है भाई, R अपॉन जेड होता है फॉर्मूला, R का वैल्यू आपका 1, तो R1 हो जाएगा, और जेड आपका दे रखा है, जेड अभी निकाला हमने 3.47, कितना 3.47, तो 3.47 से इसको भाग कर देंगे तो ये आपका 57.6 इंटू 57.6 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा वॉट में, है ना। तो जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मुझे। ठीक, बाकी बच्चे भी वेरीफाई कर लेंगे कि उनका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा है। तो 57.6 की 57.6 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई करके जस्ट आंसर लिख देंगे आप। ठीक हो गया, क्लियर है। आई थिंक क्वेश्चंस इजी था, बट ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछा गया था बेटा बोर्ड एग्जाम में, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए 4 पॉइंट्स हमने निकाले हैं, है ना। हर एक पॉइंट्स का 1-1 मार्क्स आपका गिवन होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या करें, 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणीक्रम में एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अधिकतम धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पाश्चात्य कितनी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, और क्वेश्चन 2020 और 2024 में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, 2024 में आया तो 2025 में आने की संभावना वैसे तो ज्यादा नहीं है, बट आ सकता है, कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना। तो देखिए 40 ओम का प्रतिरोध है, 40 ओम का प्रतिरोध है, तो आर का वैल्यू आपका दे रखा है 40 ओम, और इसके साथ श्रेणीक्रम में एक 100 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। तो कौन सा परिपथ हो गया, तो ये क्वेश्चन आरसी परिपथ का क्वेश्चन है ना। कौन से परिपथ का क्वेश्चन है ये आरसी परिपथ का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड, तो ये आपका जगह 100 माइक्रोफैरड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -4 फैरड हम यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 10 की घात -4 फैरड लिखेंगे। ठीक, वोल्ट कितना अप्लाई किया गया, तो VRMS है आपका कितना भाई 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है f60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है भाई 60 हर्ट्ज। तो परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है, अधिकतम धारा का मान निकालना है। तो अधिकतम धारा निकालने के लिए परिपथ की प्रतिबाधा निकालना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा, और जेड निकालने के लिए हमें एक्सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। देखो धारितीय प्रतिघात हो जाएगा बेटा एक्सी, दैट इज 1/2 पाई एफ इंटू सी, 1/2 पाई एफ इंटू सी। ओहो सर बहुत सुंदर। तो 1/2 पाई 3.14 या 22/7 रख दो इसको,
7 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 2 गुणा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। f आपका है 60 और c आपका हो गया 10 की घात -4। ठीक, एक जीरो से एक पावर खत्म हो जाएगा तो पावर बचेगा -3। -3 पावर को ऊपर लेके जाएंगे, -3 पावर को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का पावर हो जाएगा। तो ये आपका जाए 7000, पावर 3 का मतलब हो गया 3 जीरो, तो 7000 बटा हो जाएगा आपका 2 गुणा 22 गुणे 6, 22 गुणे 6। ठीक, चाहो तो आप 2 से काट दो, इसको 2 से कट करेंगे तो ये आपका जाएगा 35। 100 डिवाइडेड बाय 22 गुणे 6, फिर इसको 2 से कट कर देंगे, 3 एक कम 3, सॉरी 2 एक कम 2, बचा कितना आप 1 5 15, 2 7 14, 1 बचा 10, 11 गुणे 6, 11 से इसको भाग कर दीजिएगा तो 11 एक कम 11, बचा कितना 6, 11 एक कम 11, बचा कितना 6, 65, कितना 65, 65, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, बचा कितना 10, 0 100, 11 निम 99.1 डिवाइडेड बाय 6, 6 से इसको भाग कर दीजिएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, बचा कितना 3 9, 3 9 29, सॉरी 39, 6 चक 36, बचा कितना 3 1 31, 3 पंजे सॉरी 6 पंजे 30, बचा कितना 1 10, 6 कम 6, बचा कितना 4 7। ठीक है, तो XC का जो वैल्यू है XC दैट इज 265.17 ओम, ये XC का वैल्यू आ गया। ठीक, इस तरीके से छोटे छोटे नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं तो सटीक कैलकुलेशंस होता है और बहुत इजी कैलकुलेशंस हो जाता है, ज़्यादा आपको सरदर्दी नहीं पालना पड़ता है। छोटे छोटे नंबर से आप डिवाइड कर दो, बस आपको 10 से 15 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं XC का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं Z, क्या निकालते हैं Z, निकालते हैं प्रतिबाधा Z। तो प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, सॉरी XC का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो ये जो रूट ऑफ, देखो R का वैल्यू कितना दे रखा है 40, R आपका दे रखा है 40, तो ये 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस XC आपका आ गया यहाँ पे, देखो XC आपका यहाँ पे है 265.17, 265.17 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम बचाने के लिए, वैसे तो कैलकुलेशन मैं कर दूंगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। तो 265.17 इंटू 265.17, तो ये करीब 7315 आ जाएगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, 1600 प्लस ये आपका जो 70315.13। ठीक, तो इसमें हम प्लस कर लेते हैं 1600। ठीक, तो ये करीब आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका जाएगा स्क्वायर रूट में 71915.13। ठीक, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका, इसी का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं हम यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, कहाँ है स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 71915.13, तो ये करीब 268, ये करीब आ रहा है 268.17 के करीब आ रहा है। तो Z का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 268.17। ठीक, ये Z आ जाएगा आपका। तो आपसे पूछा परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान बताना आपको। तो पहला आपको क्या बताना, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान, तो ये जो I नॉट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज V नॉट अपॉन Z। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, और V नॉट क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज V RMS इंटू √2 डिवाइडेड बाई Z, √2 डिवाइडेड बाई Z। तो V RMS दे रखा है 110 गुणे √2 बटा Z का जो वैल्यू आया है 268.17, इसका वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो 268.17। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
ठीक, तो 110 110 गुणे 1.14 सॉरी 414 ठीक, और इसको भाग कर देंगे। देखो 110 की रूट 2 की वैल्यू कितना होता है, 1.14 होता है, दोनों के गुणा करेंगे तो ये आपका जाए 155.54 बटा आपका क्या 268.17, तो इसको भाग कर देते हैं, है ना। 155.54 को हम भाग करते हैं 268.17, ठीक, तो ये आपका करीब आएगा 0.58 एम्पियर। कितना आएगा 0.58 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया धारा का मान। किसका मान आ गया भाई, धारा का मान आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्या निकालना है, तो धारा शीर्ष तथा वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पार्श्वता कितनी है वो आपको निकालना है। समय पार्श्वता का मतलब फेज डिफरेंस आपको निकालना है। फेज डिफरेंस का मतलब कलांतर निकालना है, कला का अंतर निकालना है। तो फेज डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं, कलांतर अगर हम निकालते हैं, तो सेकंड केस में हम कलांतर का फॉर्मूला यूज करेंगे tan phi। देखो कलांतर tan phi इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज XC अपॉन R, XC अपॉन R। ठीक, tan phi का फॉर्मूला क्या होगा, CR परिपथ में tan phi का फॉर्मूला होता है XC अपॉन R हो जाएगा। तो वो XC का अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो XC हमारे पास है XC है 265.17 और R का वैल्यू है 40। ठीक, तो XC आपका 265.17 बटा 40। ठीक, 4 से इसको भाग कर दो तो 4 8 24 बचा कितना 2 25 4 8 32 करो 4 5 24। ठीक, बचा कितना 24 2 25 चचिंग 24 बचा कितना 1 11 4 दूना 8 बचा कितना 3 और ये हो गया 27 9 36। ठीक है, 9 36। ठीक हो गया। अगर हम 40 से भाग करते हैं दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 10। 4 से भाग करा हमने। ठीक, तो इधर से और भाग कर देंगे तो ये 6.6, 9 को हटा के इसको 3 लिख दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 6.63। तो ये 10 फाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम निकालेंगे कलांतर, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दे रखा है तो सिंपली आप 10 इनवर्स के फॉर्म में ही क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आप इस चैप्टर का डिटेल में वन शॉट देखना चाहते हैं तो वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें डिटेल में हमने अल्टरनेटिंग करंट के हर एक टॉपिक को डिटेल में बारीकी से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वन शॉट डिटेल में देखना है तो आप जाके आप वन शॉट वाले वीडियोस को देख सकते हैं, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रत्यावर्ती धारा वन शॉट बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक, कोई भी वीडियो आपको सर्च करना, कोई भी टॉपिक सर्च करना, वो टॉपिक का नेम लिखिए कमेंट सेक्शन सर्च बार पे, और उसके आगे लिख दीजिएगा बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको टॉपिक जो है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।